नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन के साथ साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत ने दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को दिया 288 रन का लक्ष्य। इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 क्रिकेट विश्व कप का कार्यक्रम जारी। नाओमी ओसाका एक बड़े उलटफेर में ऑस्ट्रेलियन ओपन से हुई बाहर। और पीवी सिंधु सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एचएस प्रणॉय का सफर समाप्त। पार्ल में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 288 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 13वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 287 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए। कप्तान लोकेश राहुल ने 55 रन की पारी खेली। शार्दुल ठाकुर ने नाबाद 40 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से टबरेज शमसी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। सिसांदा मलागा, एडन मार्करम, केशव महाराज और एडिंगले फेलकुवायो ने एक एक विकेट लिया। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका की टीम 1-0 से आगे है। रणबीर, इस समय जो मैच का हाल है, ऐसा लग रहा है कि वन वे ट्रैफिक है मेजबान टीम की तरफ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक तरफा जीत साउथ अफ्रीका की टीम को मिलेगी। और चूंकि वो बैटिंग आज बाद में कर रहे हैं, उनको बाद में करने का मौका मिला है। अगर उन्होंने टॉस जीता होता, पहले बैटिंग करते, जिस तरह का विकेट ये है, कम से कम 350 रन उन्होंने बनाने थे। पिछले बार 296, 98 जो भी था, 300 करीब पहुंचे थे। आज वो 350 रन बनाते। और जब आपने टॉस जीता, उसके बाद बैटिंग करने गए, जिस तरह से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कप्तान केएल राहुल खेल रहे थे, 55 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उनको चांस कितने मिले? पहले तो उनके 10 रन नहीं बने थे, 8 रन पे शायद थे, तो स्लिप्स में एक बहुत ही आसान सा कैच था, वो ड्रॉप हुआ, कोई बात नहीं। दूसरी बार ऋषभ पंत और जब केएल राहुल खेल रहे थे, तो ऋषभ पंत ने एक बॉल को हल्का सा पुश किया। बॉल दूर नहीं थी, ऋषभ पंत की निगाह उस बॉल पे थी। केएल राहुल साहब भाग के ऋषभ पंत के एंड पे आके खड़े हो गए। 2 खिलाड़ी एक एंड पे, ऐसा कभी होता नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गली कूचे की क्रिकेट हो रही हो। आप इंटरनेशनल इतने प्रोफेशनल प्लेयर हो, अपनी टीमों को, पंजाब की टीम को, फलानी टीम को आप लीड कर रहे हो, कप्तान हो, लेकिन केएल राहुल में कैप्टेंसी का कोई मादा लगता नहीं है। बना दिया गया जरूर, बहुत जल्दी इनको दोबारा विचार करना पड़ेगा। विराट कोहली बड़ा नाम, लेकिन जिस ढंग से आजकल भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्या उस दबाव में बिखर जा रहे हैं? आनंद, इसी शो में तकरीबन 4 महीने पहले जब विराट कोहली ने यह कहा था कि मैं T20 से कप्तानी छोड़ रहा हूं और वनडे और टेस्ट की करता रहूंगा, मेरा आपसे सीधा वास्ता हुआ था और आपने ये कहा था, सर ये 3-4 महीने में लग रहा है ऐसा कि अब बहुत जल्दी इनका टाइम पूरा हो चुका है, जल्दी टीम से निकाला जाएगा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा खिलाड़ी है, वर्ल्ड की कोई भी टीम इसको ले सकती है, ऐसे कैसे निकाला जाएगा? लेकिन आपकी बात भी सही थी और मेरी बात ये सही थी। मैंने कहा 2 फॉर्मेट के कप्तान यहां नहीं चलेंगे, व्हाइट बॉल का अलग, रेड का अलग। और कंट्रीज में चलते हुए हिंदुस्तान ऐसी जगह है, यहां नहीं चल पाएगा। यहां पैसा और तमाम एडवर्टीजमेंट, वो प्रेशर, ये सब चीजें, और फिर बीसीसीआई का जिस अंदाज में वो हैंडल कर रहे हैं सब इश्यू को, लगता नहीं है कि विराट कोहली वाकई में प्रेशर में है। और अब सबकी निगाहें उनके ऊपर है, तो विराट कोहली जितने रन बनाएंगे, जब तक रन बनाएंगे, तब तक टीम में रहेंगे। आज जिस तरह से उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया है, पिछले मैच में भी 51 रन जरूर बनाए थे, लेकिन बहुत आसानी से आउट हुए थे। आज बिल्कुल ही उन्होंने 0 पे 1-2 बॉल जो भी खेली और आउट होकर चले गए। तो इस तरह से तो आप टीम में नहीं रह पाएंगे फिर। विराट कोहली ने आज एक उपलब्धि अपने नाम की है। साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ अपने करियर का आगाज करने वाले कोहली टीम इंडिया के लिए सभी फॉर्मेट में 450 मैच खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ऋषभ पंत की भी चर्चा होनी चाहिए रणबीर। आज उनको बैटिंग ऑर्डर में श्रेयस अय्यर के ऊपर भेजा गया और उन्होंने एक बार फिर अपना दम दिखाया। हाँ बिल्कुल, पिछले मैच में भी जैसे उनको भेजा गया था, तो उन्होंने जो भी, हालांकि तब ज्यादा स्कोर नहीं किया, 17-18 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन टेस्ट मैच में जिस तरह से उनको चांस दिया गया, ऊपर उनको भेजा गया, तो उन्होंने वहां सैकड़ा बनाया और अच्छा शतक था वो, बड़ा सूझबूझ के साथ, क्योंकि नीचे विकेट बचे नहीं थे,
बुमराह के साथ जो जोड़ीदारी उन्होंने की, 4 बॉल गिन के खेलते थे, 5वीं बॉल पर बुमराह को लाते थे। लेकिन आज उस तरह से जो बैटिंग करने का उनको मिला है तो उन्होंने खुल के बैटिंग की है। और मेरा ये मानना है कि केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को परमानेंट कप्तान बनाया जाना चाहिए। शायद सुनील गावस्कर, महान सुनील गावस्कर का भी ऐसा ही कहना है, और मैं तो अपने दोस्तों के साथ, आपके साथ बराबर ये बात करता रहता था कि लंबे टाइम के लिए अगर कप्तान बनाना है तो ऋषभ पंत को चांस देना चाहिए। लेकिन भारतीय गेंदबाजी को क्या हो गया है? इसी पिच पर हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजों ने कुछ अवसरों पर बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन फ्लैट ट्रैक जरूर है, लेकिन आप अपनी वेरिएशन से तो बल्लेबाजों को परेशान कर ही सकते हैं। बिल्कुल, और मैं तो ये कहता हूं कि चाहे यजुवेंद्र चहल हो, चाहे वो आर अश्विन हो, वो कहते हैं जब टीम से बाहर बैठते हैं प्लेइंग 11 से तो कहते हैं हमें चांस नहीं मिलता। जब आपको चांस मिलता तो आप कुछ करते नहीं हो, तो इसमें फिर किसका दोष है? और रहा फास्ट बॉलर्स का, भुवनेश्वर कुमार की जैसे वापसी हुई है, भुवनेश्वर का टाइम भी अब निकल चुका है। अगर ऐसे नामों पे आप चलते रहोगे तो 2023 के वर्ल्ड कप में आप पहले राउंड में ही बाहर होने वाला काम होगा। वेंकटेश अय्यर, आईपीएल के शेर, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हमने देखा कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, 2 मैचों में फेल। लगता नहीं है, ये कुछ पहले प्लेयर हुआ करते थे डोमेस्टिक में, रणजी ट्रॉफी में वो सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहे होते थे, लेकिन कुछ लोगों में मादा नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का। और वही वो वेंकटेश अय्यर, जब आज इतना आपको चांस मिल रहा है, सारे ओवर्स बचे हुए, आप जितना चाहो उतना पोटेंशियल पे अपना खेलो। आप 4-6-10 बॉल को रोक भी लो, उसके बाद बैटिंग करो, लेकिन यहां तो रोकते रोकते ही आउट होके चल देते वाला हिसाब है। तो वेंकटेश में मुझे तो कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। जी हां, इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी और स्पोर्ट्स कैन में हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आईसीसी ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 क्रिकेट विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्व कप का आगाज 16 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। भारत को इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से खेलना है। 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के मैच खेले जाएंगे। उसके बाद 22 अक्टूबर से सुपर 12 के मैच होंगे। भारत को सुपर 12 में पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और 2 क्वालिफायर के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले 7 अलग अलग शहरों में होंगे। तो एक और ब्लॉकबस्टर मैच भारत का पहला ही पाकिस्तान के साथ ये अब देखने में आ रहा है। जैसे इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें भी टूर्नामेंट का पहला ही मैच भारत और पाकिस्तान के बीच रख दिया गया। पहले ये होता था 2-3-4 मैच के बाद नंबर आता था, तब तक जो है वो उसके लिए जश्न होने लगता था और लोगों की निगाहें रहती थी कि ये मैच आएगा। अब तो टूर्नामेंट शुरू हुआ, पहले दिन ही एक टीम बाहर हो जानी, कोई भी टीम बाहर हो। तो वो थोड़ा सा फॉर्मेट को उन्होंने चेंज किया, और ये आईसीसी के ऊपर है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो जाने। जैसा कि इस बार देखा गया था रणबीर की टीम इंडिया पहले मुकाबले में हार गई और उसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि उस हार से ही टीम नहीं उबर पाई। क्या इस बार उस मैच की तैयारी कुछ मेंटल फिटनेस के हिसाब से भी होगी? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो हम लोग बराबर बात करते हैं कि एक मेंटल फिटनेस के लिए साइकोलॉजिस्ट एक जरूर रखा जाना चाहिए टीम में, वो नहीं है। जबकि जब राहुल द्रविड़ आए उससे पहले एक विक्रम राठौर नाम के क्रिकेटर हुए हैं, उनको इंडिया में कब खिलाया गया इंडियन टीम में नहीं मालूम है, लेकिन वो बैटिंग कोच है। अगर वो ऐसी कोचिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनका स्थान अब बहुत ज्यादा दिन का है, उनको भी चेंज करना पड़ेगा, उनको हटाइए। क्योंकि जब राहुल द्रविड़ जैसा वहां प्लेयर हेड कोच के तौर पर बैठा है, वो बगल में चेयर लगा के बैठते, उनको शर्म नहीं आती, उनको 4 फुट पीछे बैठना चाहिए। अगर इस टूर्नामेंट में बात करें तो 23 तारीख को यानी 23 अक्टूबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होना है। 27 अक्टूबर को भारतीय टीम जो है वो क्वालिफायर के रनर अप से खेलेगी। 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका का मैच होगा टीम इंडिया से, और जबकि 2 नवंबर को बांग्लादेश और 6 नवंबर को टीम जो है वो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में जो टीम विनर रहेगी उससे खेलेगी। तो अभी समय है इस टूर्नामेंट में, लेकिन टीम की तैयारियां अब इसके बाद से ही शुरू हो जाएंगी। वेस्टइंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना युगांडा से होगा। टीम इंडिया ने अपने दोनों शुरुआती मैच जीतकर अगले दौर की राह आसान कर ली है। उधर पाकिस्तान ने अब्दुल फसीह और माज सदाकत की शानदार बल्लेबाजी और अवैस अली की गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान को हराकर दूसरी जीत दर्ज की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 239 रन बनाए। 240 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगान टीम ने निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर
215 रन ही बनाए। उसे 24 रन से इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अन्य मुकाबलों की बात करें तो इंग्लैंड ने संयुक्त अरब अमारात को 189 रन के बड़े अंतर से, जबकि बांग्लादेश ने कनाडा को 8 विकेट से शिकस्त दी। क्रिकेट के बाद बात करते हैं टेनिस की। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में आज महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जबकि पुरुष वर्ग में कई रोमांचक मुकाबले हुए। रिपोर्ट के साथ हैं नवीन सक्सेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स में मौजूदा विजेता नाओमी ओसाका को उलटफेर का शिकार होना पड़ा। तीसरे दौर के मुकाबले में ओसाका को अमेरिका के अमांडा अनिसिमोवा को 4-6, 6-3, 7-6 से हार का सामना करना पड़ा। शीर्ष वरीयता प्राप्त एश्ले बार्टी ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए चौथे दौर में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने तीसरे दौर में इटली की कैमिला जॉर्जिया को 6-2, 6-3 से मात दी। बार्टी का अब अगला मुकाबला अमेरिका के अमांडा अनिसिमोवा से होगा। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने लताविया की जेलेना ओस्टापेंको को और ग्रीस की मारिया सकारी ने रूस की वेरोनिका कुडरमेतोवा को हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। क्रेजिसिकोवा का सामना अगले दौर में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका से होगा। अजारेंका ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना पर 6-0, 6-2 से जीत हासिल की थी। सकारी का सामना चौथे दौर में अमेरिका की जेसिका पेगोला से होगा। जेसिका ने स्पेन की नूरिया पारिजास डियाज को 7-6, 6-2 से पराजित किया। पुरुष वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने चौथे दौर में अपनी जगह पक्की की। दुनिया के तीसरे नंबर के जेवरेव ने तीसरे दौर के मुकाबले में रोमानियाई क्वालिफायर राडू अल्बोट को 6-3, 6-4, 6-4 से पटखनी दी। जेवरेव को अब अगले दौर में कनाडा के डेनिस शापोवालोव से चुनौती मिलेगी। दुनिया के 7वें नंबर के इटली के खिलाड़ी मैटेओ बेरेटिनी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में जीत मिली। बेरेटिनी ने स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को 6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6 से शिकस्त दी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। नाओमी ओसाका एक बड़ा नाम और पिछले कुछ समय से वो मानसिक तनाव से जूझ रही थी। हमने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए भी देखा था फ्रेंच ओपन में, और उसके बाद यूएस ओपन में भी उनका उबर नहीं पाई। यहाँ निराशाजनक प्रदर्शन। बिल्कुल, जिस तरह से वो टूर्नामेंट से बाहर हुई हैं, उलटफेर का शिकार हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतनी बड़ी खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है, और जिस तरह से पिछले 4-5 साल से वो टॉप की टेनिस खेल रही थी, उस लिहाज से लगता नहीं था कि आज वो इस तरह से हारेंगी। लेकिन खेल है, कभी हार कभी जीत लगी रहती है, लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर है। एश्ली बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की एश्ली बार्टी हैं। अपने सरजमी पे ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेल रही हैं। सेरेना विलियम्स नहीं हैं। गार्बाइन मुगुरुजा जो तीसरी वरीयता प्राप्त थी वो बाहर हो गई। आज नाओमी ओसाका बाहर हो गई हैं। उनके लिए राह आसान होती दिख रही है, लग रहा है। समांथा स्टोसुर भी जिस तरह से कल या परसों बाहर हुई थी मैच में, तो उसके बाद एश्ले बार्टी के लिए थोड़ा सा आसान लग रहा है कि अब चुनौती उनके लिए थोड़ी हल्की रहेगी। पुरुष वर्ग में बात करें तो ज़्वेरेव जो तीसरी वरीयता प्राप्त हैं, तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं दुनिया के, वो चौथे दौर में पहुंच गए हैं। वो भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जोकोविच नहीं है, फेडरर नहीं है, तो यहां जो दबाव है वो एक तरफ नडाल पर है, मेदवेदेव पर है, लेकिन जो इस तरह के खिलाड़ी हैं वो छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। लेकिन मेदवेदेव भी बड़े खिलाड़ी हैं और नडाल तो है ही है। नडाल चूंकि अब जोकोविच बाहर हैं, टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं, उनके साथ तमाम जो चीजें चल रही हैं नकारात्मक, वो खुद उसको कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अब मेदवेदेव और नडाल के लिए कुछ राह आसान लगती है। लेकिन दूसरे खिलाड़ी भी उलटफेर कर सकते हैं, देखना होगा वो किस तरह का खेल दिखा पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी टूर्नामेंट में कल रोहन बोपन्ना जो है वो मिश्रित युगल में अपनी चुनौती पेश करेंगे, और हमारे श्रोताओं को पता ही है कि सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में कल ही पहुंच गई थी। बैडमिंटन की बात करें तो लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुपनिदा कातेथोंग को 11-21, 21-12, 21-17 से हराया। मालविका बसोंड और अनुपमा उपाध्याय ने भी अंतिम 4 में जगह बना ली है। मालविका ने आकर्षी कश्यप को 21-11, 21-11 से शिकस्त दी। अनुपमा ने सामिया इमाद फारूकी को 24-22, 23-21 से मात दी। पहले महिला सिंगल्स की बात करें, रणबीर तो सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका सामना रूस की 5वीं वरीयता प्राप्त एवेगेनिया कोसेट्स्काया से होगा। ये मैच कल खेला जाना है, लेकिन आज बिल्कुल वो एक तरफा अंदाज में जीत नहीं दर्ज कर पाई। संघर्ष करना पड़ा। और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली ओपन में फाइनल तक का सफर तय किया था, और फाइनल में जाके वो रनर्स अप रही थी, और यहाँ उन्होंने संघर्षपूर्ण जीत हासिल की है।
देखते हैं उससे कैसे उभरती हैं अगले मैच में, किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। लेकिन जो भारतीय बैडमिंटन में पिछले एक दशक में सिंधु और साइना के अलावा कोई दिखता नहीं था, मालविका बंसोड़, आकर्षि कश्यप जैसी खिलाड़ी हमने देखा कि इंडियन ओपन में भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया और यहाँ भी कमाल का खेल खेल। बिल्कुल, तो ये अब उभरती हुई खिलाड़ी जो है, ये इनका स्थान तो इतनी जल्दी नहीं ले पाएंगी, लेकिन हाँ उस लेवल पे आ रही हैं कि ये परफॉर्म करेंगी, इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा करेंगी। जिस तरह से यहाँ चाहे सैयद मोदी ओपन हो चाहे दिल्ली ओपन हो, दोनों में ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अपने खेल से सबको प्रभावित किया है। पुरुष वर्ग में एचएस प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा है। क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय को फ्रांस के अर्नोद मर्केल ने 21-19, 21-16 से पराजित किया। प्रणॉय एक उम्मीद थे, लेकिन सफर समाप्त। दिल्ली ओपन में प्रणॉय को लक्ष्य सेन ने हराया था सेमीफाइनल में, और लक्ष्य सेन का वो लगातार तीसरा सेमीफाइनल मैच था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। तो एचएस प्रणॉय बड़ी सीडिंग के खिलाड़ी हैं, लेकिन लगता है आउट ऑफ फॉर्म है, या कोरोना के दौर में जिस तरह से प्रैक्टिस लोग नहीं कर पाए थे, शायद उसका असर उन पर दिखाई दे रहा है। मिथुन मंजुनाथ पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में अक्षण शेट्टी और सिमरन सिंह की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में प्रेम सिंह चौहान और राजेश वर्मा की जोड़ी ने भी अंतिम 4 का टिकट कटा लिया है। महिला डबल्स में हरिथा हरिनारायण और अशना रॉय की जोड़ी ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में तनिष्का देशपांडे और श्रुति की जोड़ी पर जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट भारत में खेला जा रहा है और आज इसमें 2 बार की चैंपियन जापान ने म्यांमार को 5-0 से हरा दिया। म्यांमार की टीम ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया। जापान की ओर से यूई हसेगावा ने 3 गोल किए, जबकि रिको उकी और हिकारू नाओमोतो ने 1-1 गोल किया। यूई नारुमिया ने भी 1 गोल किया। उधर कल ग्रुप ए में भारत और ईरान के बीच मैच गोल रहित ड्रॉ रहा था। मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत को कुछ बेहतरीन मौके मिले थे, लेकिन ईरान ने शानदार खेल दिखाया। अब दोनों टीमों की नजर अपने अगले मुकाबले पर टिकी है। अगले मैच में भारत रविवार को चीनी ताइपे के साथ खेलेगा, जबकि ईरान का सामना 8 बार के चैंपियन चीन से होगा। कल जो अन्य मुकाबले खेले गए उसमें चीन ने चीनी ताइपे पर 4-0 की जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पिछले कुछ समय से रणबीर, भारतीय महिला फुटबॉल को बहुत एक्सपोजर मिला। 2021 शायद स्वर्णिम साल रहा उनके लिए। ब्राजील के साथ हमने खेला, चिली के साथ खेला, वेनेजुएला के साथ खेला। यहां पर कितनी संभावना देखते हैं आप? चैंपियन बनने की संभावनाएं तो नहीं है, क्योंकि चाइना जैसी टीम जो 8 बार की चैंपियन है, उसके सामने तो गोते लगाते मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि अपना सफर कहां तक पहुंचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से आपकी रिपोर्ट भी बता रही है, मैच में देखा था हमने कि ईरान के सामने उनको कुछ आसान चांस मिले गोल करने के, जो वो गोल में तब्दील नहीं कर पाए। तो जब इस तरह का खेल रहा है तो फिर चाइना जैसी टीम से पार पाना मुश्किल होगा। लेकिन यह है कि देखते हैं टूर्नामेंट में भारतीय टीम कहां तक पहुंचती है। एक बार फिर अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच की बात करें तो ताजा हाल ये है कि 17 ओवर होने वाले हैं। 16.5 ओवर में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बिना किसी नुकसान के 108 रन बना लिए हैं। क्विंटन डिकॉक 67 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि जानेमन मलान 39 रन बनाकर नॉट आउट है। गेंदबाजी में एक चीज पर आपका ध्यान चाहूंगा बहुत संक्षेप में। भुवनेश्वर कुमार ने अब तक 4 ओवर की गेंदबाजी की है, 40 रन लुटाए हैं। स्विंग बॉलर के नाते उनको रखा जाता है कि शुरुआती समय में वो विकेट लेकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाएंगे। हमने अपने शो की शुरुआत में भी भुवनेश्वर पर मैंने कहा था कि कल जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, 10 ओवर में कोई विकेट नहीं था, शायद 63 रन दिए थे। तो भुवनेश्वर का वक्त अब जा चुका है। अब तो आपको नए खिलाड़ियों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। और जैसा कि आपने बताया 4 ओवर में 40 रन लुटा दिए हैं, तो उसके बाद बचता कुछ नहीं है। और जिस तरह से ओपनिंग जोड़ी बैटिंग कर रही है अभी, और अभी कोई विकेट गिरा नहीं है, तो अभी तो इसके बाद अगर विकेट गिरेगा भी तो उसके बाद बाबूमा को आना है और वांडर जेनसन को आना है, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार शतक ठोके थे। तो ये साउथ अफ्रीका के हाथ में पूरा मैच है और इसमें कोई अनहोनी लगती दिख नहीं रही है गेंदबाजों की ओर से। तो लगता है ये मैच भी साउथ अफ्रीका आसानी से जीत के सीरीज 2-0 से अपने नाम करेगी। चलिए, क्रिकेट प्रेमी तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय गेंदबाज चमत्कार करेंगे और मैच में वापसी करेंगे। रणबीर, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।